तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले लेंगे हम माँ सरस्वती का नाम। जय माँ सरस्वती। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो क्लास है ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि मैं प्रॉपर एक आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और इस पीडीएफ का आपको जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कंप्लीट जो मैं लिख रहा हूँ वो भी, और जो इस पीडीएफ में ऑलरेडी रिटर्न है जो है वो भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले पीडीएफ नोट्स की दिक्कत नहीं आएगी। खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो तो सबसे बेटर रहता ही रहता है, वो तो 100% काम होता है खुद से नोट्स बनाने का। दूसरा बेनिफिट क्या है कि मैं मतलब जो एग्ज़ाम में आ रहा है ना, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो हमको एग्ज़ाम में देख के लगते हैं कि ये कहाँ से आ गया सवाल, इतना डीप कहाँ से आ गया, उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। एक्स्ट्रा मैटर देखो, जीके ऐसी चीज़ है, जीके में आप कितना ही पढ़ लो कम है। आप 10 साल भी जीके पढ़ेंगे ना, तो 10 साल भी अगर आप पूरी जीके पढ़ते हैं, सिर्फ जीके, तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। जीके इतना बड़ा पोर्शन है, इतने, और एसएससी में तो इतने सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हैं एसएससी में है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, साइंस, सब कुछ है आपका। करंट है, स्टैटिक है, तो जीके बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है अपने आप में। तो जीके में हमको सिलेक्टेड पढ़ना होता है। सेलेक्टेड सेलेक्टेड जो एग्ज़ाम में आ जाए। एग्ज़ाम अगर आपको रैंक लानी है तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत एक्स्ट्रा। लेकिन नॉर्मली आपको इतना है कि हमको जॉब चाहिए। ठीक है। जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद हमारा काम हो जाएगा। अगर प्री में 25 आते हैं, प्री मेंस दोनों में से 25 आ रहे हैं, तो 25 में से आपका टारगेट है कि 15 से 20 तो मिनिमम, मतलब 15 से 20 करने हैं। जॉब मिल जाएगी, काम हो जाएगा। तो ये सफिशियंट होगा कि जीके में आप खुद एक दो बार 2-3 क्लास पढ़ेंगे, देखेंगे, तो कंप्लीट ये हो जाएगा कि हाँ, जो डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अच्छी नॉलेज वाले जो हैं, वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। तो अब डायरेक्ट जो है क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ। देखो, हिस्ट्री में जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है ना, तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग का बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है। मैं खुद की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मुझे बेसिक में काफ़ी दिक्कत थी कि आधा ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, कितने भागों में किया है, पाषाण काल कौन सा है, पूरा पाषाण कौन सा है, किस में किसकी खोज की गई थी, आग की खोज कब हुई। बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें कन्फ्यूजन रहता था, जो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाती थी। और जीके जब तक प्रॉपर बेसिक से क्लियर नहीं होगी तब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुक्के तो भाई बहुत कम चलते हैं जीके। मैथ में आप जरूर यूनिट डिजिट वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन जीके में तुक्का नहीं चल सकता। देखो, शुरुआत करें तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो इतिहास जो हम बात कर रहे हैं, तो ये होता क्या है बेसिकली कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, जितनी भी पुरानी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, पास्ट के जो भी इवेंट हैं, उन पास्ट के इवेंट को जो पढ़ने का काम होता है वो हिस्ट्री होती है। लेकिन हमको सारे इवेंट नहीं पढ़ने, हमको पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में काम आए, जो ज़िंदगी में ज़रूरी हो। ठीक है। तो अब सबसे पहले इतिहास की बात करें कि इतिहास का जनक कौन। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका जनक की बात सबसे पहले आती है। तो हिस्ट्री का जो जनक है वो है हेरोडोटस। ठीक है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, इतिहास का जनक हेरोडोटस। अब यहाँ लिखा हुआ है पुरातात्विक इतिहास का जनक। ये पुरातात्विक क्या चीज़ है? देखो, पुरातात्विक क्या होता है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ना, उनका अध्ययन पुरातात्विक इतिहास कहलाता है। जैसे अशोक के शिलालेख हुए, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता हुई, कुछ भी हुई, ऐसे पुरानी चीज़ों का जो चीज़ें होती हैं उनको पुरातात्विक इतिहास कहते हैं। तो पुरातात्विक इतिहास का जनक है रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है। भारतीय पुरातत्व इतिहास का जनक कौन है? यह है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व इतिहास का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। कि भारत में जितने भी ये पुरानी चीज़ें हैं, खोजना करना, इनको पढ़ना वगैरह सब कुछ, इनका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, इतिहास का हेरोडोटस, पुरातात्विक का रॉबर्ट ब्रूस। तो 3 नाम याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत कम है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इनमें नहीं है। हाँ, अब देखते हैं। देखो, आपको कोई भी पुरानी चीज़ मिली, ठीक है, पुरानी चीज़ मिली, पुरानी चीज़ मिलेंगे तो आप उनको स्टोर तो करेंगे ना कहीं पे। आप जब उनको स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के बाद वो पूरी एक बहुत बड़ी जगह बन जाएगी, बहुत ज़्यादा जगह, मतलब चीज़ें मिलेंगी। तो आप एक बड़ी जगह पर स्टोर करेंगे, तो जैसे ही उसको स्टोर करेंगे तो वो क्या बन जाता है? संग्रहालय या म्यूजियम। तो संग्रहालय या म्यूजियम बन जाता है। तो वो ही होता है पुरातत्व संग्रहालय। ठीक है। पुरातत्व संग्रहालय। अब बात करें पुरातत्व संग्रहालय की, तो विश्व में पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो विश्व में है कोपेनहेगन। डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो विश्व में पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है?
डेनमार्क के कोपेनहेगन में। भारत की बात करें तो भारत का जो है ये है भोपाल में, और इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का जो पुरातत्व संग्रहालय है वो कौन सा है, क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, कहाँ है, भोपाल में है। और ये जो भारत का पुरातत्व संग्रहालय है ये किस मंत्रालय के अधीन है। ये जब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है ना डीप में, तो ये पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारत में पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है कहाँ, भोपाल में है, और संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। ये हमने इतिहास के बारे में बेसिक, इतिहास का जनक और उससे पुरातत्व संग्रहालय। अब जब इतिहास पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसका वर्गीकरण तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में, उसको डिवाइड कर करके ही तो पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो कि ये चीज़ कैसे है क्या नहीं। तो देखो, जो इतिहास है ना, इतिहास, इसका जब वर्गीकरण की बात आती है ना तो इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। दो प्रकार से, पहला तो क्या हुआ कि लिखावट के आधार पर, और दूसरा क्या हुआ, वस्तुओं के आधार पर। हुआ क्या कि जब लोगों ने खोजना शुरू किया, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम है, रॉबर्ट ब्रूस है, इन्होंने ये क्या है कि पुरातत्व इतिहास के जनक हैं। तो इन्होंने जब चीज़ें खोजना शुरू किया तो क्या हुआ कि बहुत सारी जगह एक ऐसी, मतलब ऐसा टाइम पीरियड आया, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इंसान तो रहते थे लेकिन इंसान ने कुछ भी लिखा नहीं, ना कुछ लिखा ना कुछ पढ़ा, कुछ नहीं किया। तो एक वो पीरियड बना। फिर एक पीरियड आया कि इंसानों ने लिख दिया, ठीक है, लेकिन हमारे समझ नहीं आया, वो हम समझ नहीं पाए उस चीज़ को क्या है। तो एक वो पीरियड बना। एक पीरियड बनाया कि इंसानों ने लिख दिया, वो उन्होंने अपने बारे में बताया मानव ने, और हम उसको समझ भी गए, तो वो पीरियड बना। तो इस तरह से ये लिखावट के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। एक वस्तुओं के आधार पर क्या कि एक बार मानव जो थे वहाँ रहते थे, उन्होंने पत्थरों का उपयोग किया, तो पत्थरों के आधार पर उस टाइम पीरियड को, पूरे जहाँ जहाँ पत्थर का उपयोग किया जितने सालों तक, उसको पत्थरों के आधार पर पाषाण काल बोल दिया गया। जहाँ उन्होंने कांसे का यूज किया, तांबे का यूज किया, उस हिसाब से बोल दिया। जहाँ लोह का यूज किया उसको लोहयुगीन सभ्यता बोले। तो इस तरह से इतिहास का दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ था। तो चलो देखते हैं वर्गीकरण कैसे हुआ था कैसे नहीं। देखो, जो इतिहास जो है इसका वर्गीकरण कितने, लिखावट और मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर दो प्रकारों में किया गया। अब लिखावट के आधार पर वर्गीकरण किया गया रॉबर्ट ब्रूस द्वारा। लिखावट के आधार पर किस द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस द्वारा। ये रॉबर्ट ब्रूस पुरातात्विक इतिहास के जनक हैं, और भारतीय पुरातत्व इतिहास के जनक कौन है, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो लिखावट के आधार पर वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्रूस द्वारा। मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण थॉमस द्वारा किया गया। ठीक है, जो मिलने वाली जो वस्तुएं थी ना, मिलने वाली वस्तुओं, इनके आधार पर वर्गीकरण थॉमस द्वारा किया गया। अब देखो, लिखावट के आधार पर वर्गीकरण कैसे हुआ, ये तीन भागों में बांटा गया। रॉबर्ट ब्रूस जो था, लिखावट के आधार पर रॉबर्ट ब्रूस इन्होंने तीन भागों में इसको बांट दिया। एक नाम दिया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा दिया आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इनमें पूरी डिटेल बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या क्या था। तो दूसरा, मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया। किसने किया, थॉमस ने। मिलने वाली वस्तुओं का आधार पर वर्गीकरण किया थॉमस ने। इन्होंने भी तीन भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता। ताम्र पाषाण काल के ही अंतर्गत आता है, इसका ही एक आप भाग मानिए, आगे आपको पूरा इसमें पता लग जाएगा। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये लिखावट के आधार पर है, और मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर पाषाण काल, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि ये प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल ये क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो अब आपको ये वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में आगे लेके चलते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, हम यहाँ एक प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या वर्गीकरण है कैसे नहीं, लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार चार्ट बना के इतिहास का वर्गीकरण और थोड़ा प्रॉपर समझा दूँ। तो एक सेकंड ब्लैंक पेज लेते हैं। देखो, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो इतिहास, जैसे ये इतिहास पढ़ेंगे आप, ठीक है, इतिहास के आप तीन पार्ट बनेंगे। एक होता है प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, और एक पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास।
हम पढ़ रहे हैं अभी प्राचीन इतिहास को। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है ना, इस प्राचीन इतिहास के 3 भाग हैं। ठीक है, इस प्राचीन इतिहास के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में। दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इस प्राग ऐतिहासिक काल के आगे चल के 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट कौन कौन से? एक हो जाता है पाषाण युग और एक होता है ताम्र युग। पाषाण युग, ताम्र युग। इस पाषाण काल के आगे चल के 3 भाग हो जाते हैं। ये जो पाषाण युग है, इसके आगे चल के 3 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण काल। देखो, सबसे पहले प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास 3 भागों में इतिहास को वर्गीकृत किया गया। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल और ताम्र युग, और पाषाण काल के 3 भाग हैं। तो पाषाण काल जो है प्राचीन इतिहास अर्थात प्राग ऐतिहासिक का ही हिस्सा है। ये जो एक सेकेंड, जो प्राग ऐतिहासिक है ना, इसी के अंतर्गत पाषाण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र युग, ये सब कुछ आते हैं। अब आप पूछेंगे कि आद्य ऐतिहासिक में क्या आता है फिर? तो देखो, आद्य ऐतिहासिक जो है इसके 2 भाग हैं। इसमें हम 2 सभ्यता को पढ़ते हैं। एक है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी आती है वैदिक सभ्यता। तो इस तरीके से इतिहास जो है, इतिहास का पूरा वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम उस पे। हमने क्या पढ़ रहे थे? हम प्राचीन इतिहास है, इसमें हमको प्राग ऐतिहासिक पढ़ना था। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। देखो, जो प्राग ऐतिहासिक काल था ना, हम ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण किसके बेस पे? लिखावट के बेस पे। ठीक है, ये लिखावट के बेस पर वर्गीकरण है जो रॉबर्ट ब्रूस द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस द्वारा, बार बार नाम सुनेंगे तो याद हो जाएगा क्लास के अंदर। लिखावट के आधार पर वर्गीकरण रॉबर्ट ब्रूस द्वारा किया गया था 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखो, ये था लगभग 20 लाख साल पहले से। ये जो था लगभग 20 लाख साल पहले से ना, इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं है। मतलब जो मानव थे ना, उन मानव ने कुछ नहीं लिखा अपने बारे में, या कुछ भी, कुछ उन्होंने कुछ ना लिखा ना कुछ नहीं किया, तो हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस काल में पत्थर का प्रयोग होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया। देखो, पाषाण युग कहा गया तो क्यों? क्योंकि पत्थर का प्रयोग हुआ था। अब एक बात बताएं आपको कि मानव हम पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ रहे हैं? मानव। तो ये जो मानव है, ये सर्वप्रथम रहने कहाँ लगे थे? तो ये अफ्रीका में इनका प्रारंभ हुआ था। अफ्रीका से रहने लगे, अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। तो इसलिए अफ्रीका से क्या कहते हैं कि मानव जाति का प्रारंभ या पालना अफ्रीका से हुआ। अब मानव था, मानव रहने लगा, तो धीरे धीरे वो आपस में बात करने लगा। जब वो बोलने लगा, बात करने लगा, तो वो हुआ सभ्य। तो सभ्य को ही कहा गया सभ्यता। जब मानव सभ्य हुआ तो उसे कहा गया सभ्यता। तो मानव सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से होता है? वो होता है एशिया से। मानव सभ्यता का प्रारंभ या पालना ये एशिया से होता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या देखा कि लगभग 20 लाख साल पहले से कोई लिखित स्रोत हमें इसका नहीं मिला। हम अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। मैंने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल 2 भागों में। ये यहाँ एक सेकंड नीचे बताया था ना, प्राग ऐतिहासिक काल। ये प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको 2 भागों में बांटा गया, पाषाण युग, ताम्र युग। पाषाण युग को 3 भागों में, फिर पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ठीक है, तो अब ये देखेंगे एक बार प्राग ऐतिहासिक काल में। देखो, सबसे पहले पाषाण काल और ताम्र युग के ताम्र पाषाण काल में बांटा गया। पाषाण काल के 3 भाग थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि जो मनुष्य जो था ना, वो खाने के लिए जीता था, और उसको इसके अलावा कोई मतलब नहीं था। खाने के लिए जीता और खाद्य संग्राहक था, अपना खाना इकट्ठा करता। खाने के लिए करता क्या था? शिकार करता था, आंखें टकता। बेसिक नॉलेज एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा कि पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। कि आग की खोज कब की गई? पुरापाषाण काल में की गई। मध्य प्रदेश में एक गुफा थी भीमबेटका, वहां से पुरापाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले। मध्य प्रदेश में एक जगह थी, तो उस जगह पे जो है ना, गुफा में चित्रकारी कैसे की है, मेरे को चित्र बना के दिखाता हूँ। ऐसे बनाया हुआ था उन्होंने। ये
ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, कि भाई ये जैसे कोई शिकार कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो इस तरह की चित्रकारी प्राप्त हुई। ये चित्रकारी कहाँ से मिली? ये मध्य प्रदेश की गुफा थी भीमबेटका, भीमबेटका नामक गुफा। ये एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से दोनों चीजें, कि भीमबेटका जो गुफा थी ना, वहां पे सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? एमपी गुफा भीमबेटका। अब कई बार एग्जाम में पता है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि जो चित्रकारी के सब साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, किस काल में मिले, किस काल में? और आप में उसको ऑप्शन आएगा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या ताम्र पाषाण का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमको पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश की गुफा से मिले। ऐसे आग का आएगा कि आग की खोज कब की गई, आग की खोज कब की गई, और उसमें ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा कि वो कौन से काल में की गई, तो पूरा पाषाण काल। उसके बाद चलते हैं मध्य पाषाण काल पर। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में मानव जो था थोड़ा सा समझदार हुआ। समझदार कैसे हुआ? कि वो जानवर का शिकार कर रहा होगा, गलती से जानवर ने उसको दबोच लिया। अब उसके साइड में कोई नुकीला पत्थर पड़ा होगा, उसने उठा के उसको मार दिया। उसको देखा, अरे यार ये तो मर गया। मतलब उसको समझ में आया कि नुकीली चीजों से जल्दी मर रहे हैं जानवर, नुकीले पत्थरों से, नुकीले चीजों से जल्दी जानवर मर रहे हैं। तो उसने ऐसे छोटे नुकीला हथियार बनाने शुरू किए। तो हथियार जो बनाए ना, उनको माइक्रोलिथ औजार बोला गया। तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ औजार मिले। मध्य पाषाण काल में क्या मिले? माइक्रोलिथ औजार। और जो मानव वहाँ इतना समझदार हो गया था कि उन्होंने अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया। अंत्येष्टि कार्यक्रम कैसे, अंत्येष्टि क्रिया कैसे किया उन्होंने, कि कोई भी अपना साथ का आदमी मर गया तो वो उसको खाते नहीं थे। पहले तो क्या करते थे, खा जाते थे भून के। आग उन्होंने आविष्कार कर ही लिया था। पहले कोई मर गया तो उनका था खाना मिल गया भाई हमको, तो मर गया ये तो उसको भून के खा जाते। मध्य पाषाण काल में उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ किया, कि जो भी मर जाता उसको दफना देते। तो हमको दफनाने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। जब उन्होंने दफनाया है तो हमको दफनाने के कुछ साक्ष्य मिले हैं कि मानव ने कैसे दफनाया। तो उनमें से एक जगह है हरियाणा में दमदमा। हरियाणा में दमदमा में एक साथ 3 लाशों को दफनाया गया। हरियाणा के दमदमा में 3 लाश एक साथ दफना दी। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको लगभग लगभग एग्जाम में मिल जाएंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये आएंगे, कि एक साथ 3 लाश जो है दमदमा में, बुर्ज होम में मानव तथा कुत्ते को दफनाने के एक साथ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? इसमें मानव जो है और समझदार हुआ। नवपाषाण काल में जो था मानव और समझदार होने लगा। समझदार कैसे होने लगा? कि वो क्या है कि एक मतलब पहले जो था घूमता रहता, जहाँ शिकार मिल जाता वहाँ खा लेता, फिर घूमता। लेकिन अब नवपाषाण काल में मानव जो था एक जगह पर रहने लगा। उन्होंने एक जगह फिक्स करी और एक जगह फिक्स करके वहां रहने लगा। तो मनुष्य जो था स्थायी आवास में रहने लगा। उसके अलावा मनुष्य जब स्थायी आवास में रहेगा तो वहाँ एक जगह रहेगा, तो वहाँ जानवर मिले इनको। जानवर तो इन्होंने पशुपालन शुरू किया। तो सबसे पहला जानवर कुत्ता बना। कुत्ता तो आपको सबको पता है कितना पालतू होता है, रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कौन सा जानवर था जो पालतू बना? कुत्ता पालतू बना। फिर जब ये एक साथ रहने लगे तो इन्होंने सोचा कि खाने पीने की कुछ चीज़ों का हम करें। तो इन्होंने क्या किया? खेती प्रारंभ की। ठीक है। तो जैसे कुछ खाया, जैसे आम खाया, आम खाया और गुठली फेंक दी, अरे यार तो पेड़ उग गया। इन्होंने क्या किया? खेती की शुरुआत करी। यार एक काम करते हैं, खेती की शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने खेती की शुरुआत की और जो गेहूं चावल जो भी है इन्होंने बोना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। अब वो हो गया तो अब वो इकट्ठा हो गया। अब वो खेत से अपने घर में लाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? वो एक चीज़ों को लाने के लिए पहिए की खोज कर दी, कि यार पहिया हो गया, इसके ऊपर रख रख के लिए आएंगे ऐसे कर कर आके। अब रख के किस में लाएं? तो इन्होंने क्या किया? रखने के लिए ऐसे मन का या मटके की खोज करी, कि मिट्टी का कुछ बनाया, धीरे धीरे घड़ा बनाया और उसको पूरा मटका बना के और उस मटके की खोज कर दी। तो देखो नवपाषाण काल में क्या किया कि मानव स्थायी आवास में रहने लगा। रटने की चीज नहीं, याद हो जाएगा धीरे, स्थायी रहने लगा। साथ साथ रहेगा तो खेती करेगा। खेती में उसको अपनी सुरक्षा के लिए उसने कुत्ते को पाल लिया। और जानवरों से सुरक्षा करे, खेती में चाहिए तो आप भी देखते हैं ना, खेती में भाई कुछ और जानवर ना घुसे, तो कुत्ते को पाल लिया। अब वहां से वो खेती में से अपने सामान को घर लेके आएगा, तो पहिए की खोज करी, कि पहिए के ऊपर रख के ले आएंगे। लाएंगे किस में रख के? तो उन्होंने मट्टी की खोज करते। तो ऐसे ही चीजें याद रखनी। फिर हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल या ताम्र युग।
इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तांबे की खोज हो गई थी। इस वक्त तांबे की खोज हो गई, मानव इतना समझदार होने लग गया था कि अब उसने खोज करना शुरू कर दिया था। तो उसने तांबे की खोज कर दी। तांबे और पत्थर का साथ साथ इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया है। इस काल के अंत तक औद्योगिकरण तथा व्यापार, देखो औद्योगिकरण ऐसे नहीं है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी। औद्योगिकरण इस तरीके से कि मानव जो था अपने, जैसे उसने कुछ खेती की, उसके पास जो सामान था तो एक साथ इकट्ठा वहां पे जैसे मार्केट लगना, बाजार लगना, इस तरीके से कि उन्होंने चीजों को एक दूसरे को बेचना करना कि तुम ये लो पशुपालन के थ्रू, जैसे किसी ने पशु दे दिया किसी को, तो उसको औद्योगिकरण कहा गया है। तो जब मैंने ये वर्ड यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम का वर्ड होता है। ठीक है, आप पढ़ सब कुछ लेंगे लेकिन एग्जाम में वर्ड चेंज होके आते हैं, तो हमको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। एग्जाम में आएगा कि जो मानव था उन्होंने औद्योगिकरण किस काल में प्रारंभ किया, औद्योगिकीकरण या फिर व्यापार जो था वो किस काल में प्रारंभ किया। तो जब वो वर्ड आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया, तो वो आएगा ताम्रपाषाण काल में या ताम्र युग में। भाषा का प्रयोग शुरू हो चुका था ताम्रपाषाण काल में, मनुष्य भाषा सीख चुका था। ठीक है, याद कैसे रखना है? प्राग ऐतिहासिक काल, देखो एक बार वापस उसी चार्ट पे लेके चलते हैं। ये है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक सेकंड। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में तीन हिस्से हैं इसके, मतलब दो भाग हैं, पाषाण युग और ताम्र युग। ठीक है, पाषाण युग के तीन, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। याद कैसे रखना है कि मानो सबसे पुराना था तो सबसे पहले आग की खोज हुई। हम सबको पता है कि सबसे पहले खोज आग की गई थी, मानव द्वारा सबसे पहली खोज आग की गई थी। और आग की खोज की गई थी और सबसे पहले चित्रकारी, आग और चित्रकारी हमको यहाँ याद रखने। चित्रकारी मध्य प्रदेश भीमबेटका गुफा में पूरा उसके बाद मानो थोड़ा समझदार हुआ, तो समझदार होगा तो शिकार, आग की तो खोज यहाँ कर ली, अब वो शिकार को भून भून के खाएगा। तो अब भून के खाएगा ज़्यादा स्वाद आएगा, तो स्वाद आएगा ज़्यादा शिकार करना पड़ेगा। ज़्यादा शिकार करेगा तो उसने औजार का निर्माण कर लिया, औजार जिनको माइक्रोलिथ औजार कहा गया। जब उसमें को शिकार ही उसके पास इतना हो गया कि उसको ज़रूरत ही नहीं, अब उसको खुद के आदमी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, औजार आ गए, औजार आ गए तो शिकार ज़्यादा करेगा, शिकार करेगा तो जो खुद के साथ रहने वाले आदमी हैं उनको खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो उनको वो दफना देगा, दफना देगा तो अंत्येष्टि कार्यक्रम हो गया। फिर अंत्येष्टि क्रिया शुरू कर दी। दमदमा में तीन कंकाल बुर्जों में मानव कूदना। नवपाषाण काल में मानव इतना और समझदार हो गया कि उसने सोचा कि यार अब नहीं, अब सिर्फ शिकार शिकार नहीं, अब हम खेती शुरू करें। हम खेती शुरू करेंगे, खेती शुरू करेंगे तो हम एक जगह रहेंगे, स्थायी आवास करेंगे, शिकार में बहुत डोलना पड़ता है, खेती करेंगे एक जगह रहेंगे। खेती के सामान को ले जाने के लिए पहिए की जरूरत पड़ेगी, वो भरेंगे किस में, तो हम मटके मटके या मन के जो है उसकी खोज कर लेंगे। अब हम समझदार हो चुके हैं तो हम ये सारी खोज कर लेंगे। तो इस तरह से ये इन्होंने शुरू किया। अब उन्होंने एक पालतू जानवर बनाया था, खेती कर रहे हैं इतना सब कुछ कर रहे थे, पालतू जानवर बनाना शुरू कर दिया। पालतू जानवर कुत्ता बना इनका। ये हो गया जो ताम्र युग था। ताम्र युग में तांबे की खोज की गई थी, इसलिए इसको ताम्र युग कहते हैं। हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल इतना सा है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ नहीं है, बस इसमें पढ़ने जैसा एग्जाम में आया ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें बस हम इस काल के लिखित स्रोत तो प्राप्त हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं है। मैंने बताया कि जो आद्य ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल लिखावट के आधार पर वर्गीकरण है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या गया था कि, एक सेकंड, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया था, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। जो प्राग ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था और ऐतिहासिक काल था, इसमें मानव ने कुछ नहीं लिखा। आद्य ऐतिहासिक में लिखा, वो लोग लिख के तो गए हैं लेकिन हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हम उनको पढ़ने में सक्षम नहीं हो रहे, पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्या लिख गए हो चाइनीज किसी भाषा। ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखा तो सब कुछ गया, वहाँ सब कुछ लिखा गया और हमने उसको पढ़ भी लिया, सब कुछ पढ़ लिया, हमारे सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए तो एग्जाम निकालना भारी पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ समझ लिया, अब उसको पढ़ो। उन्होंने तो समझ लिया पढ़ना, हमको पढ़ रहा है वो सारा। पढ़ेंगे फिर एग्जाम निकालेंगे तब जाके नौकरी मिलेगी। ऐतिहासिक में क्या, लिखा भी सब कुछ गया, पढ़ा भी सब कुछ गया। तो ये ऐतिहासिक काल हो गया। बस इतना सा है, आधे ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत प्राप्त हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसमें दो मुख्य सभ्यताएं थी। सभ्यता मैंने बताया, जब मानव सभ्य होता है तो उसी को सभ्यताएं कहते हैं, वो एक साथ रहने लगता है। तो सभ्यताओं की बात करें, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता, ये इनका कालक्रम है, टाइम है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और ये ईसा पूर्व क्या है, ईसा पूर्व जस्ट एक छोटे से डिटेल में बता देता हूँ मैं, एग्जाम में नहीं आता, नॉर्मली मैं सिर्फ ब्रीफ के लिए
अगर एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये था यहाँ पे एक ईसा ईसा मसीह जिसका जन्म हुआ था। इसके बाद का जो भी टाइम था और इसके पहले का जो भी टाइम था, टाइम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको माना जीरो यहाँ पे, और जीरो से पहले का जितना भी टाइम था उसको कहा गया ईसा पूर्व, और जीरो के बाद का जो भी टाइम था उसको कहा गया था ईसवी। ठीक है, ये उल्टा चलता है। यहाँ पे एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, फिर 2500 आएगा, फिर 7000 आ जाएगा, फिर 10,000 आ जाएगा। ऐसे इधर से ये एक दो 10,000 20,000 2400 ऐसे सब कुछ चलता है। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। तो ये जो इसका टाइम था ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये पढ़ेंगे सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता जब और क्लियर हो जाएगा। ऐतिहासिक काल में क्या है कि स्रोत लिखने के स्रोत प्राप्त हैं और हम उनको पढ़ने में भी सक्षम हैं। स्रोत भी प्राप्त है और पढ़ने में भी सक्षम है, और पढ़े भी जा चुके हैं, पढ़े जा चुके हैं, इसलिए तो हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये ऐतिहासिक काल हो गया। तो हिस्ट्री का जो वर्गीकरण था, जो क्लासिफिकेशन जो था, वो हमने पूरा पढ़ लिया कि तीन भागों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें फिर प्राग, याद और ऐतिहासिक काल। प्राग का जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके दो भाग थे, एक पाषाण युग एक ताम्र युग। पाषाण युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इसके बारे में पूरी डिटेल ली। तो ये वर्गीकरण हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं महत्वपूर्ण साक्ष्य को लेके, कि जो खोज की है ना पुरातात्विक जो इतिहास है, उसमें जो जो खोजें हुई हैं उन खोजों के कुछ साक्ष्य आते हैं, तो ये डायरेक्ट रटने के साक्ष्य होते हैं। तो देखो, खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? जो मानव ने खेती की थी ना, खेती कौन से काल में की थी? नवपाषाण काल में। ध्यान रखना, खेती की थी नवपाषाण काल में। खेती, स्थायी आवास, पालतू जानवर, मटका, पहिए की खोज, ये नवपाषाण काल में हुई थी। तो ये पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर भी एक जगह है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में खेती के प्रथम साक्ष्य मिले, और साक्ष्य मिले किस किस के? तो साक्ष्य मिले हैं जौ और गेहूं के। जो पहले साक्ष्य मिले हैं ना वो मिले जौ और गेहूं के पहले साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य ने किसकी खेती की? उन्होंने चावल की भी खेती की थी। किसकी की थी? चावल की। तो जब चावल की खेती की, चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? इलाहाबाद के कोल्डीहवा से। ठीक है, इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डीवा, वहां से चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले। अब बात करें मानव कंकाल के साक्ष्य, तो कंकाल कब मिलेगा? जब मानव उनको दफनाएगा। दफनाएगा मतलब अंत्येष्टि क्रिया, और अंत्येष्टि क्रिया कब शुरू की गई मानव द्वारा पहली बार? तो मध्य पाषाण काल में। याद रखना, मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में औजार बनाए, शिकार इतना किया उन्होंने कि उनको अब आदमी खाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने साथ के। तो उन्होंने मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि की, भाई इनको दफना दो, अब हम इनको नहीं खाएंगे, शिकार करेंगे, उनको भून के खाएंगे, अपने आदमी नहीं खाएंगे। तो मानव कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? सराय नहर राय और महदहा से, उत्तर प्रदेश में है जो कि। फिर मैंने बताया कि उन्होंने मानव कंकाल के साथ साथ एक बार तीन आदमी एक साथ दफना दिए थे, और एक बार कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। भाई मानव कंकाल के साथ कुत्ता दफना दिया, और एक बार तीन कंकाल एक साथ, तीन मानव एक साथ दफना दिए। तीन मानव दमदमा हरियाणा से, और मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां बुरझोम और गुफकराल जम्मू कश्मीर से। ये पहले ही बता चुका हूँ। सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य, देखो, मनुष्य ने खेती शुरू की, खेती की, स्थायी आवास बनाया, पालतू जानवर रखा। कब? नवपाषाण काल में। तो पशुपालन के साक्ष्य तो मिलेंगे ना, उन्होंने पालतू जानवर बनाया, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो साक्ष्य दो जगह से मिले, एक आदमगढ़ से मिला, ये मध्य प्रदेश में है, और एक बागोर जो कि राजस्थान में है। ये नाम याद रखने हैं। सर्वप्रथम लोह जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला? एटा, उत्तर प्रदेश में। लोहे के उपयोग जो है वो सबसे पहले कहाँ पे मिला? तो ये जो लोहे का है ये मिला एटा, उत्तर प्रदेश से। और मानव द्वारा प्रयुक्त खोजी गई प्रथम धातु तांबा। मानव द्वारा जो पहली धातु जिसका मानव ने आविष्कार किया था वो तांबा। देखो ये शायद ये मैं बताना भूल गया है, मैंने बताया, हाँ ये बताया हुआ है ना कि तांबे की खोज हुई थी। ताम्र पाषाण काल जो है उसमें तांबे की खोज हुई थी, और पहली धातु जो मनुष्य ने खोज की वो तांबे की गई थी। ऑप्शन में कांसा मिलेगा, हर एग्जाम में जहां भी ये क्वेश्चन आएगा उसके ऑप्शन में कांसा मिलेगा। कांसा बी या सी पे मिल जाएगा, और तांबा मिलेगा डी पे। तो ध्यान रखना, कांसा देखते ही कांसा नहीं करना। पहली खोजी गई धातु तांबा है। खोजी गई मनुष्य द्वारा पहली धातु कौन सी है? तांबा। ताम्रपाषाण काल या ताम्र युग ये किसका हिस्सा है? ऐतिहासिक काल का। यहाँ वर्गीकरण में बताया था मैंने कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसके दो भाग हैं, एक है पाषाण काल और एक है ताम्र युग या ताम्रपाषाण काल, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हो गई थी। तो इस तरीके से जो इतिहास का जो वर्गीकरण है, जो इतिहास की बेसिक है,
जो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, किस में किसकी खोज की गई, क्या था, कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब आगे जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, तो मैं डिटेल इतनी नहीं कि सब कुछ उसमें पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ वही जो एग्जाम में आएगा। तो इस तरीके से मैं अगली वीडियो भी जल्दी ही लाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपने यहाँ तक पूरी देखी हो, तो लाइक सब्सक्राइब का मन करे तो कर देना, वरना मेरा काम पढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है नॉलेज है वो देनी चाहिए। तो अगर अच्छी नॉलेज जो है बहुत कम है यूट्यूब पे, तो प्रॉपर बढ़िया, तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।